1 नवंबर 2000 को सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी। कोडीकनाल के जंगलों से एक युवक की लाश मिली है। हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखों पर काली पट्टी बनी हुई थी, पूरे शरीर के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। जिसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। केस की छानबीन पूरे जोरों शोरों से चल रही है। पुलिस अपनी तरफ से कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जल्द ही पुलिस इस केस को सुलझा लेगी। अलग अलग न्यूज चैनलों पर इस हत्या की खबर को अलग अलग तरीकों से दिखाया जा रहा था। किसकी थी वह लाश जंगल में कैसे आई, किसने इतनी बेरहमी से इस आदमी को मारा, क्या कारण था उसके मरने का, ये इन सब के बारे में जानते हैं इन क्राइम टाइम बाय एसएल में। अपने घर में बैठी हुई एक औरत जीवा ज्योति भी इस न्यूज को देखती है, जिससे देखकर अंदर ही अंदर उसको किसी बहुत ही बुरा होने की आशंका से वह घबराने लगती है। घबराती भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका पति संत कुमार कल रात से घर नहीं आया था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। उसका अपने पति से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ अता पता नहीं था। वह बदहवास हालत में रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वह पुलिस को बताती है कि उसका पति संत कुमार कल रात से ही गायब है और उसको शक है कि उसके पति को किसी ने अगवा किया है। पुलिस उससे पूछते हैं कि आपके पति आपसी झगड़े की वजह से घर छोड़कर तो नहीं गए। इस पर जीवन ज्योति कहती है कि नहीं सर, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पिछले 24 घंटे से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है, न ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। वह आगे बताती है कि सर, कुछ दिनों से कुछ लोग हम दोनों को धमकियां दे रहे थे। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी, तो फिर क्यों उसे कोई धमकी दे रहा था, क्या तुम्हें किसी पर शक है? जीवा ज्योति कहती है कि मुझे जिस पर शक है वह यहाँ के बहुत बड़े लोगों में से एक है। फिर कहती है कि यहाँ के डोसा किंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मेरे पिता उसी डोसा किंग के रेस्टोरेंट में काम करते थे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति के गायब होने में या फिर अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसमें इसी डोसा किंग पी राजगोपाल का हाथ है। इस पर हैरान होते हुए पुलिस उससे पूछते हैं, यह आप क्या कह रही है? इस पर दीप ज्योति कहती है कि हाँ, कुछ दिन पहले इसी डोसा किंग ने मेरे पति को धमकी दी थी। इस पर पुलिस उससे पूछते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आप जैसे छोटे लोगों को धमकी क्यों देने लगी? जीवा ज्योति पुलिस को कहती है कि अंधविश्वास की वजह से डोसा किंग ने हम लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया और यह सब उसने अपने ज्योतिषी के कहने पर किया, जिसने ये भविष्यवाणी की अगर वह एक खास नक्षत्र में पैदा हुई लड़की से शादी करेगा तो उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ज्योतिषी ने उसे बताया कि अब उसे तीसरी शादी करनी चाहिए। यह शादी पहले 2 शादियों की तरह नहीं होगी, इससे वह हमेशा खुश रहेगा। यह शादी अब नहीं टूटेगी। ज्योतिष ने राजगोपाल से बोला कि वह खास नक्षत्र की लड़की तुम्हारे ही सरवाना भवन में काम करने वाले एक व्यक्ति रामास्वामी की बेटी दीप ज्योति है। पी राजगोपाल कोई साधारण इंसान नहीं था, उसे तो डोसा किंग की उपाधि भी दी गई थी। उसने समाज में अपना एक नाम बनाया था। वह कत्ल कर सकता है ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि लोगों की नजरों में भगवान था। वह पुलिस जीवा ज्योति से कहती है कि एक बार फिर सोच लो, पर जीवा ज्योति कहती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, कृपया आप मेरी FIR लिखकर इस पर तुरंत कार्यवाही करें। पुलिस उसे आश्वासन देते हुए घर भेज देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वह पी राजगोपाल की कुंडली निकालना चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पी राजगोपाल तमिलनाडु के टोटिकोरीन का रहने वाला है। 1973 से उसके माता पिता प्याज की खेती करते थे और राजगोपाल उनका इकलौता वारिस था। उस समय उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। राजगोपाल का मन खेती में नहीं लगता था, इसीलिए वह सब कुछ छोड़कर मद्रास आ गया था। यहाँ आकर सबसे पहले उसने किराने की दुकान खोली, जो उसने 8 साल तक चलाई। दुकान चलाते वक्त उसकी मुलाकात एक ज्योतिष से हुई, जिसका कहना हमेशा सत्य होता था। वह ज्योतिष आज भी राजगोपाल का बड़ा खास है। उसी ज्योतिष के कहने पर राजगोपाल ने 1981 में एक रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम उसने सरवाना भवन रखा। उसे उस ज्योतिष पर इतना विश्वास था कि उसने अपनी चलती हुई किराने की दुकान को बंद करके उस समय रेस्टोरेंट खोला और उसमें डोसा पूरी इडली बेचना चालू कर दिया। जबकि उस समय ये सब चीजें चेन्नई के हर घर में आम बनती थी। शुरुआत में उसने एक थाली की कीमत 1 रुपया रखी थी, जिससे उसे पहले ही महीने में 10,000 रुपये का लॉस हुआ था। पर उसने ज्योतिषी पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और वह दिन ब दिन मेहनत और लगन से काम करने लगा, जिससे कुछ ही समय में उसका रेस्टोरेंट चल निकला और धीरे धीरे पूरे चेन्नई में फेमस होता गया। यहाँ तक कि उस समय वह अपने पास काम करने वाले लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस भी देता था और अपने पास काम करने वाले लोगों को हर तरह की मदद व सुविधा देता था, किससे उसके वकस उससे बहुत प्रभावित व खुश रहते थे और उसको भगवान की तरह पूछते थे और उसको अन्ना जी कहकर बुलाते थे। राजगोपाल ज्योतिषी से इतना प्रभावित था कि
उसके कहने पर उसने अपने रेस्टोरेंट्स की चेन्स खोलना भी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उसे लोग उसके नाम से ना जानकर डोसा किंग के नाम से जाने लगे। ज्योतिषी के ही कहने पर राजगोपाल ने सफेद कपड़े पहने शुरू कर दिए थे और अपने माथे पर एक बड़ा टीका भी लगाना शुरू कर दिया था। वह अपनी सब रेस्टोरेंट में भगवान की तस्वीर के साथ उस ज्योतिषी की तस्वीर भी लगाता था। आगे पता चला कि पी राजगोपाल ने 2 बार शादियां की और यह शादियां भी उसने अपने ज्योतिषी के कहने पर ही की थी और उसकी दोनों बीवियां उसको छोड़कर चली गई। फिर भी ज्योतिषी पर से उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ। उसके 2 बेटे हैं और दोनों उसी के बिजनेस में उसका हाथ बताते हैं। पुलिस को राजगोपाल की कुंडली में कुछ भी बुरा नजर नहीं आ रहा था। बार बार उनकी सुई ज्योतिष के ऊपर आकर अटक रही थी। उधर उस लाश का पोस्टमार्टम करने पर पता चलता है कि इस व्यक्ति को मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। पुलिस जीवा ज्योति के पास जाती है और उससे उस लाश की शिनाख्त करने को बोलती है। लाश को देखते ही जीवा ज्योति बदहवास हालत में वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए पुलिस को बताती है कि हाँ, यह मेरे पति संत कुमार की ही लाश है। वह रोते चिल्लाते हुए पुलिस को बोलती है कि मैंने कहा था कि राजगोपाल मेरे पति को जान से मार देगा, पर आपने नहीं माना। पुलिस हैरान थी कि कोई इतना बड़ा आदमी किसी ज्योतिषी के कहने पर किसी की जान लेने का फैसला कैसे कर सकता है। पुलिस फैसला करती है कि वह एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरी बारीकी के साथ इस मामले की जांच करेगी। वह पी राजगोपाल के डोसा किंग बनने के सफर के बारे में भी जानना चाहती थी। पुलिस एक हाई प्रोफाइल केस में हाथ डालने से पहले कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वह राजगोपाल के सारे बैंक अकाउंट चेक करती है, उसके इनकम टैक्स पेपर भी चेक करती है, पर पुलिस को कहीं भी कुछ भी गलत नहीं मिलता है। राजगोपाल समय पर अपना टैक्स भरता था, काफी दान पुण्य भी करता था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि राजगोपाल ने ऐसा क्यों किया। पुलिस सादे कपड़ों में सरवाना भवन भी जाती है। वहां पर काम करने वाले लोगों से पी राजगोपाल के बारे में पूछताछ भी करती है, पर सभी वकर्स पी राजगोपाल की बहुत तारीफ करते हैं। वहां पर ज्योतिषी की तस्वीर देखकर पुलिस वकर से पूछती है कि यह कौन है। वकर्स कहते हैं कि आज अन्ना जी जो भी है सब इन्हीं की कृपा से है। यह एक महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। 2 सकिंग हर तरफ से क्लीन नजर आ रहे थे और संत कुमार को उनके द्वारा मारने की कोई वजह भी पुलिस को नजर नहीं आ रही थी। पुलिस वहां से जीवा ज्योति के पास जाती है। जीवन ज्योति पुलिस को बताती है संत कुमार भी अपना ट्रैवल कंपनी का धंधा शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। ये सोचकर कि पी राजगोपाल एक बहुत नेक व्यक्ति है, जीवा ज्योति उनके पास मदद के लिए पहुंचती है। जीवा ज्योति को देखकर पहली नजर में ही राजगोपाल का दिल उस पर आ जाता है। वह हर हाल में उसको पाना चाहता था, इसके लिए वह जीत ज्योति को महंगे गिफ्ट भेजना चालू कर देता है। जीवन ज्योति इंस्पेक्टर को बताती है, ये पहली बार नहीं है जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी। इससे पहले भी मैं और संत कुमार दोनों कई बार पुलिस स्टेशन गए थे। हमने पुलिस वालों को बोला भी था कि हमारी जान खतरे में, हमें बचा लो। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, सभी ने हमें मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि राजगोपाल उसे महंगे महंगे गिफ्ट भेजा करता था, जिसे उसे लेते वक्त बहुत अजीब सा लगता था। फिर एक दिन राजगोपाल हमारे घर आया और मुझसे बोला कि तुम जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, महंगे से महंगा तोहफा जो बोलोगी वह तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। इस पर मैंने उसे बोला कि यह आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए होगा वह मैं अपने पति से ले लूंगी। मैं आपको अपने पिता के समान समझती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ और जो पैसे मेरे पति ने अपने धंधे के लिए आपसे लिए हैं वह पैसे हम ब्याज समेत जल्दी ही आपको वापस कर देंगे। जीवन ज्योति से इनकार मिलने के बाद राजगोपाल अपने आदमियों के साथ संत कुमार के पास जाता है। संत कुमार, मैं तुम्हारी बीवी जीवा ज्योति से शादी करना चाहता हूँ, तुम उसे तलाक दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा, जिससे तुम अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। ये सब सुनकर संत कुमार को गुस्सा तो आता है, पर अपना गुस्सा पीकर वह राजगोपाल को बोलता है कि जो आप चाहते हैं वह मुमकिन नहीं हो सकता है, आप कृपया हम दोनों का पीछा छोड़ दो। इसके आगे जीवा ज्योति बताती है कि इस घटना के बाद उन्हें हर रोज पी रामगोपाल के गुंडों के द्वारा धमकियां मिलना चालू हो गई। हम इतने परेशान हो चुके थे कि हमने सोच लिया था कि अब हम चेन्नई छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, पर यह बात पता नहीं कैसे राजगोपाल को पता चल गई। 28 सितंबर को वह अपने गुंडों के साथ हमारे घर आया। मेरे सामने संत कुमार को उसने बहुत मारा और उसको वहां से उठाकर ले गया। मैं पुलिस स्टेशन भी गई, वहां पुलिस वालों को सब बताया कि कैसे पी राजगोपाल मेरे पति को उठाकर ले गया है, पर किसी पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे वहां से जाने को बोला। मैं 14 दिन तक उसकी तलाश में इधर उधर भटकती रही, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, पर मेरी मदद किसी ने नहीं की। बहुत मुश्किल से मेरे पति उनकी कैद से आज़ाद होकर 12 अक्टूबर को घर आए। मैं और मेरे पति वापस पुलिस स्टेशन गए।
उनको अपनी आप बीती बताए, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और FIR लिखने से मना कर दिया। इसके 6 दिन बाद एक बार फिर मेरे पति संत कुमार को गुंडों ने अगवा कर लिया। 18 अक्टूबर को मैं इधर उधर घूमती रही, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति की लाश जंगल से मिली है। पुलिस के सामने अब सारी बात खुलकर आ चुकी थी। एक एक करके सारी कड़ियां आपस में मिलने लगी थी। संत कुमार की हत्या का कारण भी अब पुलिस के सामने आ चुका था। वह कारण था एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी, जिसके आधार पर पी राजगोपाल ने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके रख दिया। जीवन ज्योति के पति संत कुमार को बहुत बेरहमी से मार दिया। इंस्पेक्टर जीवा ज्योति को कहता है कि आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बड़े लोग अपनी मनमानी के लिए जब चाहे किसी का भी घर बर्बाद कर देते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिले। पी राजगोपाल एक बड़ा नाम है और वह सबूतों के छेड़खानी भी कर सकता है। आप धीरज रखिए, ये कहकर वहां से चला जाता है। काफी समय बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो जीवा ज्योति लोअर कोर्ट में अपील करती है। वहां कोर्ट में अपने ऊपर बीती हुई सारी चीजें कोर्ट में बताती है। कोर्ट के ऑर्डर पर संत कुमार की बॉडी को चेन्नई लाया जाता है और पुलिस इस हत्या के मामले में FIR दर्ज कर लेती है। छानबीन शुरू होती है। संत कुमार की हत्या को अलग अलग न्यूज चैनल अपने हिसाब से दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे संत कुमार की हत्या का मामला पूरी भारत में फैलना शुरू हो जाता है। ज्योति के बयान से लोगों को पता चलता है कि कैसे राजगोपाल उस डोसा किंग युवा ज्योति को अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता था। जब से संत कुमार की लाश पुलिस को मिली थी, तब से पी राजगोपाल कहीं गायब हो गया था। जब कोर्ट के ऑर्डर पुलिस को मिलते हैं तो पुलिस पी राजगोपाल को पकड़ने के लिए एक वारंट जारी करती है। फिर 1 महीने की जद्दोजहद के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब पी राजगोपाल खुद पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण कर देता है। 23 जनवरी को 1.5 साल तक ये केस चलता रहा और राजगोपाल जेल में ही बंद रहा। 15 जुलाई 2003 को राजगोपाल को जमानत मिल जाती है और वह जेल से बाहर आ जाता है। पर अपने पति के कातिल को बाहर आता देख जीवा ज्योति फिर से एक बार कोर्ट का रुख कर देती है। लोअर कोर्ट इस मामले को स्पेशल कोर्ट को रेफर कर देती है। स्पेशल कोर्ट भी पुलिस को इस मामले की पूरी छानबीन करने का आदेश देती है। स्पेशल कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई के बाद भी राजपाल को किडनैपिंग, हरेसमेंट और मर्डर के केस में 10 साल की सजा सुनाती है। पर जीवा ज्योति अभी भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। वह हाई कोर्ट की तरफ रुख करती है। हाई कोर्ट भी इस पूरी हत्या की जांच करवाती है। 5 साल बाद हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए पी राजगोपाल डोसा किंग को उम्र कैद की सजा सुना देती है। जीवा ज्योति को अब इंसाफ मिल चुका था। उसने अकेले ही हिम्मत मारते हुए अपने पति के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। पर पी गोपाल यही चुप नहीं बैठता है। वह हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अपनी सेहत का बहाना बनाते हुए इस सजा को कम करवाना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट पी राजगोपाल की पूरी मेडिकल जांच करवाती है, पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी कोई मेडिकल हेल्थ कहीं से भी खराब होने की कोई खबर नहीं आती है। ये सब मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट 2019 में हाई कोर्ट के उम्र कैद वाले फैसले को जारी रखने का आदेश देती है। 14 जुलाई को राजगोपाल एम्बुलेंस में मुंह पर मास्क लगाकर कोर्ट में हाजिर होता है। कोर्ट उसे वहां से सीधे जेल भेज देती है। जेल में उसको हार्ट अटैक आता है, जिसे उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के 4 दिन बाद पी राजगोपाल की 18 जुलाई को अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। आखिर 18 साल चली इस केस के बाद युवा ज्योति को इंसाफ मिल ही जाता है।